Hi, good evening to you all, my medical aspirants. ओके सो कल तक देखो बेटा हमने समझा था किसके बारे में, आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, स्पेशली जिनकी रिक्वायरमेंट थी. आई होप इट विल हेल्प यू. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स गोइंग टू बी और नॉट, बट येस इट विल बी डेफिनेटली, क्योंकि बेटा ये एन पढ़ना वेस्ट कभी नहीं जाता है. रीड योर कोड बुक्स. इवन आई एम परस्यूइंग माई हायर एजुकेशन, बट आई एम फीलिंग दैट द कोर बुक इज़ द मतलब की टू द सक्सेस. ओके, कोर बुक हमेशा ज़रूरी है. आप 1000 बुक पढ़ लो, बट योर कोर इज़ वेरी नेसेसरी. ओके सो येस, लेट्स स्टार्ट विथ नोमेनक्लेचर. तो देखो कल तक में हमने बेटा क्या देखा था, तो आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड जो आपके प्रेजेंट टाइम में आपके पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में. सो दिस वाज द डायग्राम दैट वाज अबाउट इट. अब एक काम करना, मोस्ट ऑफ द जो भी लोग बच्चा पहले से आई थिंक प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपके पास ऑलरेडी ये चार्ट के फॉर्म में होगा ही. तो इस चार्ट के फॉर्म में लगा लिया करो अपने बिल्कुल सामने में एंड रिवाइज इट. काम आता है बहुत, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही लगते हैं. जैसे देखो सीरीज याद होंगे. ग्रुप नंबर 1 क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. वैसे ही आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम. फिर आपके स्कैंडियम, इट्रियम, लैटिनियम, एक्टिनॉइड सीरीज जो आपके सूर्य एक्टिनियम. फिर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, रुफिनियम. फिर आपके वेनेडियम ना, और लेड, हाँ पी नहीं एन बी है ना, ये एन बी लेड नहीं होता है. जिरको इट्रियम, जिरकोनियम, नोबीडियम, हाँ निबीडियम ऐसे ही कुछ होता था बेटा. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो. गो थ्रू द सीरीज. अब देखो जो लास्ट सेल है, क्या सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? चलो वो तो अभी आगे आने पे बताऊंगी. अभी इसको यहीं रहने देते हैं. यहाँ से पहले नोमेनक्लेचर समझते हैं. अब देखो जो नोमेनक्लेचर होते हैं आपके एलिमेंट्स के, एटॉमिक नंबर अगर उसका मोर देन क्या होगा, मोर देन या लेस देन. पहले तो मुझे ये बताओ कि बायो वाले बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं. चलिए देखते हैं. तो आपके जो नेमिंग होते हैं किसी भी न्यू एलिमेंट का, उसको ट्रेडिशनली क्या किया गया, प्रिविलेज दिया गया, उसको डिस्कवर कर लिया गया. किसके द्वारा, डिस्कवरर्स का. और देन इसके लिए हमारे एक IUPAC नेम दिया. और रिसेंट ईयर्स में जो इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आई है, क्योंकि न्यू एलिमेंट्स भी आ गए हैं और बहुत ही हाई एटॉमिक नंबर वाले आए हैं, जो कि वो काफ़ी अनस्टेबल है और बहुत ही ओनली माइन्यूट क्वांटिटीज़ में है. समटाइम्स अगर बात की जाए तो आपकी कुछ ही एटम्स है उसमें से जिससे हमें मिल रहे हैं. तो इनके सिंथेसिस और कैरेक्टराइजेशन जो है ये काफ़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड है. कॉस्टली इक्विपमेंट और लैब की ज़रूरत होती है. तो ऐसे वर्क्स को करने के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, कलेक्ट किया जो भी रिलायबिलिटी डेटा आपकी न्यू एलिमेंट्स के बारे में आए. एंड देन आपके कुछ अमेरिकन सोवियत साइंटिस्ट ने मिलकर के टोटल कितने एलिमेंट्स को निकाल लिए, 104. और अमेरिकन ने इसे नेम क्या दे दिया, रुथरफोर्डियम. और सोवियट्स ने इसे क्या दे दिया, कर्स्टावोयम. तो इस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, मतलब कि अब जब 104 एलिमेंट आ रहा है तो उसको अलग अलग नेम दे दिया गया. तो अब उसको लिए क्या होगा, तो सबसे मेन चीज़ क्या, हर कंट्री में अगर हर एलिमेंट का नेम अलग होने लगे तो फिर हमें तो यही नहीं पता रहेगा ना कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं. इवन वी हैव दैट, बट वी कांट लाइक से कि व्हाट वाज दैट एक्चुअली. तो इसलिए हमारा फिर क्या आता है, IUPAC. तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन लाई गई जो कि हमारे न्यू एलिमेंट्स जितने भी डिस्कवर्ड होंगे, प्रूफ होंगे, उनको एक ऑफिशियली नेम दिया जाएगा, उसको पहचाना जाएगा और सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर इसके लिए डायरेक्टली की जाएगी. तो यहाँ से न्यूमेरिकल रूट्स का यूज़ किया गया, 0 to आपके नंबर्स 1 to 9. और देन उसको एक ऑर्डर में डाला गया आपके, जैसे कि नंबर एटमिक नंबर IM के साथ. देखते हैं जैसे कि आपके 0 को निल, 1 को अन, 2 को बाई एंड 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 सेप्ट, ऑक्ट, एन. ठीक है, तो ये करके तो दिस इज़ योर नोमेनक्लेचर. नोटेशन है उसका. अब नोटेशन के बाद क्या होगी, तो नेमिंग कैसे करते. पता है जब मैं नीट का एग्ज़ाम मेरा जब मैंने दिया था 2020 बैक इन 2020 में, मेरे टाइम पे इसमें क्वेश्चन आया था. ठीक है, और मुझसे नहीं बने थे. एंड क्या दैट वाज बिकॉज मैंने NCERT नहीं पढ़ के मैं गई थी, तो ऑफकोर्स इसलिए नहीं बने थे. मुझे भी मालूम है, मुझे पता है कि वाई आई डिडंट गेट सेलेक्टेड इन द MBBS, मुझे MBBS क्यों नहीं मिली. सो आई नो द रीज़न बिहाइंड इट. तो मेरे में था शायद 106 का आया था, 104, 102, बट मुझे ध्यान नहीं था. जबकि बट मैं सिर्फ किसको याद रखूँ, इसको याद रखूँ, तो डैट विल बी इनफ फॉर मी. बट मैंने ये भी गलत कर दिया. और बट मुझ में बेटा एक्चुअली क्या होता ना, मेरे टाइम पे ये नहीं आया था. मुझसे ना IUPAC जो ऑफिशियल नेम है ना, इसके बारे में पूछा गया था. तो वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं याद थी. अगर ऐसा होता तो मैं तो लिख लेती, उसमें कोई प्रॉब्लम. जैसे कि ये दिया गया था अनिलियनम, इसको चेक कर लेना, आपको PYQs में ये मिलेगा. तो इसका नाम क्या होता है, मेंडेलिवियम होता है. तो थोड़ा सा 111 तक कम से कम देख लेना, ये आता है. नीट को जब टफ करना पड़ता है थोड़ा, तो वो इस तरह के आपके कह सकते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं.
तो दिस इज़ द IUPAC नेम जो आपके अबव 100 वाले के बाद जिनके लिए किया जाता है। अब देखो कुछ न्यू एलिमेंट्स जैसे आपके आने लगे तो उनको टेम्पररी नेम दी गई, सिंबल में आपके 3 लेटर्स के साथ, और बाद में चल करके उसे परमानेंट एक सिंबल के फॉर्म में जैसे IUPAC नेम दे दी गई। तो एटॉमिक नंबर्स टोटली हमारे पास कितने 118 तक अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। मैंने बोला था ना, मैंने 118 कहीं पढ़ा था, वहाँ 114 ही दिया था। देखो 118 तक ये आपके होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हुआ है, व्हाट वुड बी द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। यही होगा UN बाई नील, तो अन बाई नीलियम, लास्ट में IUM लगा देना होता है। ठीक है, तो आई थिंक IUPAC समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेटा। तो IUPAC में बस आपको वो नोटेशन ध्यान रखना होता है। वेट फॉर अ मिनट। यस, ओके, तो आई थिंक IUPAC में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। IUPAC ईजी होता है, इसको करना मुश्किल नहीं होता है। बस हाँ, अगर इसमें से ऑफिशियल नेम पूछ लेते हैं तो शायद आप वहाँ पे थोड़ा फंस सकते हो, जो बैक इन 2020 में आई थी, इस पर ऑफिशियल नेम पे ही क्वेश्चन थी। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट को और पीरियोडिक टेबल में कैसे लिखा जाता है। तो जैसे कि यूनिट को आप आगे पढ़ते जाओगे तो आप क्या समझोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स में क्या होता है, सबसे पहला आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डिफाइन करती है एनर्जी लेवल। मतलब एक सेल है जो एटम है, एटम के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उसकी एनर्जी को बताती है, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, आपके क्वांटम नंबर। फिर इसको और भी फिर हमने स्टडी की तो हमें पता चला कि इसमें क्या हमारे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट सब सेल्स में, जिसे क्या बोला गया, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स आपके कौन कौन से होते हैं, SPDF। एक एटम के अंदर आपके क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको थोड़ा मैं डायग्रामेटिक तरीके से अगर समझाऊँ तो कहीं पर स्पेस है, हाँ गॉट इट। जैसे कि मान लेते हैं ये एक एटम है, ये क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बट इसके अराउंड कुछ ऐसा ही माना गया था कि ये इसके सेल्स हैं, और फिर उसको क्या दिया गया, सब सेल नेम दिया गया। जो सबसे क्लोजर होता है उसे क्या बोला जाता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक। फिर यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन हुई आपके इलेक्ट्रॉन्स की, किसके अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर, किसी भी एटम में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब जो एलिमेंट की लोकेशन होती है पीरियोडिक टेबल में, वही बताती है आपकी, रिफ्लेक्ट करती है क्वांटम नंबर्स जो लास्ट ऑर्बिटल फील्ड में होती है। अब इस सेक्शन में डायरेक्टली चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या कनेक्शन है आपके लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पीरियड्स की मैं बात करूँ तो ग्रुप्स थे, ग्रुप कैसे थे आपके, हॉरिजॉन्टल थे या फिर वर्टिकल थे, तो डैट इज़ वर्टिकल। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके कितने थे, 18 थे, 17 थे, 16 थे, आप बता देना। रोज आपके कितने थे, यू विल टेल मी, सॉरी पीरियड्स कितने थे, हाँ यू विल टेल मी। अब देखो जो पीरियड होती है ना वो इंडिकेट करती है n की वैल्यू, मतलब आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल जिसे बोला गया। अगर दूसरे शब्द में बताए तो बेटा आपके सक्सेसिव पीरियड, अगर पीरियोडिक टेबल में बात की जाए तो उसमें आपकी फिलिंग जो भी नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जैसे कि n = 1 हो सकता है, 2 होता है, तो मतलब हायर एनर्जी लेवल को वो बताती है। तो ये आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आपके हर पीरियड में देखने को मिलेगा। तो ये ट्वाइस होता है अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नंबर से, ठीक है। जैसे फर्स्ट पीरियड में अगर आपका N1 है जो कि स्टार्ट कर रही है कैसे, अपने लोवेस्ट लेवल 1s से, फिर वो सेकेंड में क्या हो जाएगी, तो हाइड्रोजन जैसे क्या होता है 1s1 होती है, हीलियम क्या हो जाती है 1s2। वैसे ही आपका फर्स्ट KCl क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ये भी एक पड़ा हुआ KLMN, याद है कुछ। सेकेंड पीरियड में आपका जो N2 हो जाता है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है क्या, लिथियम। इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2s ऑर्बिटल में यहाँ फिल होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं। फिर बेरिलियम आती है, बेरिलियम का कन्फिग्रेशन हो जाता है 1s2 2s2, जो कि हमारे फिर बोरॉन से कहाँ से 2p ऑर्बिटल शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो l सेल में जाने लगते हैं। फिर आपके वो कंप्लीट तक कहाँ तक, नियन तक, जो कि 2s2 2p6, 1s पहले से है, 1s2 2s2 2p6। फिर यहीं से आपके क्या होता है, देयर 8 एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं सेकेंड पीरियड में होते हैं। और थर्ड पीरियड में N3 से शुरू हो जाते हैं, जैसे सोडियम, तो यहाँ पे आपके 3s ऑर्बिटल ऐड हो जाते हैं। वैसे ही फिर आपके सक्सेसिव फीलिंग 3sp और 3 ऑर्बिटल्स को फिल करते हुए फिर वहाँ से कहाँ हो जाते हैं, आपके सोडियम टू आर्गन तक ये जाता है। फोर्थ पीरियड जो आपके N4 है, तो यहाँ पे आपका कहाँ से शुरू होता है बेटा, पोटेशियम से शुरू होता है। यहाँ पे ऑर्बिटल्स आपके कहाँ ऐड होते हैं, तो 4s 4p में फिल्ड होता है।
अब चलो, जो मैंने इतना कुछ बताया, अब मैं आती हूँ इसके टेबल पे जो यहाँ पे मैंने रखा था। अब देखो पीरियड नंबर कौन सा है, ये 1 2 3 4 कौन सा है, देखो 1 है हाइड्रोजन, क्या कन्फिगरेशन है 1s1। 2 पे आओ, क्या है 2s1 2s2। अब देखो इधर भी देख लेना क्या है, कहाँ तक जा रहा है, नियन तक है 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 एंड 2s2 2p6। तो इस तरीके से इसे क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर रहे हैं। वैसे ही आप आओगे किसमें, थर्ड पीरियड में, थर्ड में भी देखो 3s वाले सीरीज, फिर आओ फोर्थ में 4 वाले सीरीज शुरू हो जा रहे हैं, 5 में 5th सीरीज शुरू हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन ये बीच का ये वाला पार्ट आप छोड़ देना होगा, जिसको हम लोग डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। देखो ये वाले आपके होते हैं कौन से, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जो कि आप कह सकते हैं एल्कली मेटल्स होते हैं। ये होते हैं आपके नॉन मेटल्स, दीज आर योर नॉन मेटल्स, दीज आर योर नोबल गैसेस, दिस इज़ योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जब देखोगे तो समझोगे क्यों ये सेम ग्रुप में है। देखो ये लास्ट के सारे के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस चेंज क्या होता है आपके ऑर्बिटल्स। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जो 4s ऑर्बिटल, अब आपको क्या फिल करना पड़ेगा, 4p फिल करते हैं, फिर आप 3d ऑर्बिटल, क्योंकि ये एनर्जेटिकली ऐसे ही फेवरेबल होता है, तो जाकर के हम किसके पास आते हैं, 3d ट्रांजिशन सीरीज। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, स्कैंडियम Z21 से। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कब तक चलते रहता है आपका, जब तक हमारा जिंक नहीं फिल हो जाता, जो कि 3d10 4s2, मतलब हम पहले 4s से पहले किसे फिल करते हैं, 3d को फिल करते हैं। फिर फोर्थ पीरियड जैसे ही आपका ख़त्म होता है, फिर वहाँ से क्रिप्टन भी हमारा क्या होता है, 4p ऑर्बिटल्स को कर लेता है। इसी के साथ हमारे टोटल क्या होता है, जितने भी 18 एलिमेंट्स हैं हमारे फोर्थ पीरियड में, ये भी पूरे फुलफिल हो जाते हैं। वैसे ही आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज़ में भी होंगे 6s 4f 5d 6p ऑर्बिटल्स, जिसको फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज़ कहते हैं। सेम लाइक इन योर एक्टेनॉइड सीरीज़ में भी आपके ऐसे ही होंगे, दिस इज़ योर एक्टेनॉइड सीरीज, जिसको हम लोग 5f इनर ट्रांजिशन कहते हैं, जिसमें आपको क्या होगा 7s 5s 6d 7p। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हो, फुलफिल उसमें करते हो। और ऐसे ही आपकी क्लासिफिकेशन की होगी। अब देखो, अब इसमें किसी किसी बच्चे का क्वेश्चन होता है कि मैम एक बात बताइए, 4s के बाद 3d क्यों आ रहा है, क्यों नहीं 4p आया, मतलब 4s के बाद तो क्या आना चाहिए था, 4p आना चाहिए था, अभी तक तो ऐसा ही हो रहा था। लेकिन बेटा एनर्जेटिकली यही फेवरेबल होती है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, तो इसमें क्या होती है आपकी जो सब उसके कह सकते हैं जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं। अब जैसे ही वो इंक्रीज़ होते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी के अकॉर्डिंग खुद को अरेंजमेंट शो करते हैं। अब ग्रुप वाइज वो तो था क्या, पीरियड वाइज। तो पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको याद रहेगा, ध्यान रखोगे, आई होप रखना। ग्रुप वाइज में देखो बहुत सिंपल सा होता है कि आपके जितने भी लास्ट के ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, बस आपका चेंज क्या होता है, तो ये जो क्वांटम नंबर्स आपके चेंज रहते हैं, है ना, बस वही चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता है। तो इसमें आपके वर्टिकल कॉलम वाले जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं उसी अकॉर्डिंग ये अरेंज होता है। और ये आपकी ग्रुप 1 इसमें आती है एल्कली मेटल्स वाले, ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली एलिमेंट्स भी आप देखोगे तो इसमें भी आपके क्या होंगे, सेम अरेंजमेंट ही देखने को मिलेंगे। और इसमें भी आपके ब्लॉक्स कैसे क्लासीफाई रहते हैं, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी एफ, बिल्कुल सेम होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ एक चीज़ और कि यहाँ पे आपके 2 एक्सेप्शंस देखने को मिले थे। जब हीलियम जो होती है हमारे बिलोंग करती है एस ब्लॉक, लेकिन इसकी पोजीशन किस में दी गई हुई है, पी ब्लॉक में, किसके साथ, तो जो हमारे अदर 18 एलिमेंट्स है। क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल होता है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, नोबल गैस प्रॉपर्टी शो करती है। तो इससे एक क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन वाला हो सकता है, ठीक है। एक और एक्सेप्शन क्या है, जो हाइड्रोजन है तो इसके पास सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसलिए इसको किस में प्लेस कर दिया गया है, एल्कली मेटल्स के साथ, क्योंकि ये क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ गेन कर सकती है, इसलिए। अब आती हूँ इलेक्ट्रॉनिक
कन्फिगरेशन पे। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, अभी तक तो समझ में आया होगा आई थिंक। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस और उसके टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हमारे से अबाउ मतलब बिल्डअप जो प्रिंसिपल लगी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटम्स के लिए। तो इसमें जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं तो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपका, ये इसी के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस वाले के अंदर। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, डी क्या एलिमेंट्स है और एफ क्या है। अब देखो यहाँ पे पूरा कैटेगराइजेशन किया हुआ है। एस ब्लॉक वाले आपके इतने ही हैं, डी ब्लॉक वाले ये रहे, पी ब्लॉक वाले आपके ये रहे, एंड दिस इज योर एफ ब्लॉक। तो चलिए सबसे पहले एस ब्लॉक वाले को देखते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो भी एलिमेंट्स आपके ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स और ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जिनके पास कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहती है, NS1 और NS2, जो कि बिलोंग किससे करती है, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जिसके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। मतलब कि ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रीडली मतलब फॉर्म कर लेते हैं 1+ आयन, मतलब ईजिली किसी को भी दे देते हैं। और 2+ इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब इनके पास क्या प्रॉपर्टी है कि अपनी इलेक्ट्रॉन्स को ये किसी को भी ईजिली दे सकते हैं। तो जो भी मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी जो होती है इनकी काफ़ी हाई होती है। जैसे हम ग्रुप से क्या होता है नीचे जाते हैं, मतलब कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हाई होगी, लिथियम की या सोडियम की, तो सोडियम की ज़्यादा हाई होगी। वैसे ही अगर मैं बात करूँ फ्रेंशियम की ज़्यादा होगी या फिर रुबीडियम की होगी, तो आपकी फ्रेंशियम की ज़्यादा होगी। तो हाई रिएक्टिविटी के बेस पे देखा जाए तो ये कभी भी अपने प्योर फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कंपाउंड जो आपके एस एलिमेंट्स के होते हैं, इसमें एक्सेप्शन में जैसे अगर लिथियम और बेरिलियम की बात करूँ तो ये ज़्यादातर क्या शो करते हैं, तो आयनिक बिहेवियर को ही शो करते हैं। दैट मीन्स कि दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द आयनिक फॉर्म। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिलोंग किससे करते हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। तो ये साथ ही आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही क्या होता है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स इसको बोला जाता है, बिकॉज दे आर इन अबंडेंट नंबर्स। इसका अगर मैं बात करूँ कमर्शियल यूज़ तो है ही है, साथ ही साथ प्लांट्स के लिए भी यूज़फुल है, ह्यूमंस के लिए यूज़फुल है, या फिर जितने भी हमारे लिविंग थिंग है, सॉइल में भी हमारी इसकी अमाउंट ज़्यादा है एंड वी नीड इट। ये टॉक्सिसिटी नहीं हो, टॉक्सिक नहीं होते हैं, रेडियो एक्टिव नेचर को नहीं शो करते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है दैट इज़ लो, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, रिएक्टिविटी थोड़ा कम शो करते हैं। और इसमें आउटर मोस्ट आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी वैरी करती है NS2 NP1 से लेकर के आपके NS2 NP6 तक ईच पीरियड में। और एंड पीरियड में आपको देखने को मिला जो नॉर्मल गैस एलिमेंट होती है, इसमें वैलेंस सेल जो होता है वो पूरे के पूरे फुलफिल्ड होते हैं, और जितने भी आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस सेल में नोबल गैसेस के, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए क्या होता है, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि आप किसी भी स्टेबल अरेंजमेंट को क्या कर पाओ, इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकाल दो। इसलिए नोबल गैस क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, दे डोंट रिएक्ट विद एनीवन। सो बी अ नोबल पर्सन। देखो नोबल गैसेस तो है, पढ़ते हो गैसेस पर, नोबल इंसान भी बन जाओ, बी अनरिएक्टिव। समटाइम्स यू हैव टू रिएक्ट ऑफ कोर्स, बट जब तक आप अभी प्रिपरेशन फेज में होता है आपको बी अनरिएक्टिव। लेकिन हाँ, जैसे ही आप फील्ड वर्क में जब आप आते हो तो ऑफ कोर्स रिएक्शन तो देना ही पड़ेगा। यू कांट लाइक बी कि मैं तो रिएक्ट नहीं करूँगा, आई विल बी द नोबल वन, नो यू कांट बी लाइक दैट। बट येस, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी decent examinations or any like kind of your exam for your future, you must be noble. Okay. तो नोबल गैसेस जो होती है इसमें आपकी बहुत ही लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, मतलब ये रिएक्टिव नेचर के नहीं होते। तो अगर मैं बात करूँ तो नोबल गैस जो फैमिली वाले होते हैं, 2 केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं, एक नॉन मेटल्स जैसे कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजेंस डैट इज ग्रुप 17, चैल्कोजेंस डैट इज ग्रुप 16। और जो ये ग्रुप्स होते हैं एलिमेंट्स के, ये हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इनके पास होती है, और ये आराम से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं और अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कन्फिग्रेशन को बना लेते हैं। और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होती है इसमें भी इंक्रीज करती है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं। और मेटेलिक कैरेक्टर जो होती है हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है जब हम ग्रुप के डाउनवर्ड जाते हैं। तो ये काम करते हैं, आपके डी और एफ ब्लॉक को कल करती हूँ। ओके, आई डोंट थिंक सो एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। मैंने अपनी कोशिश की बेटा समझाने की। रिवीजन के लिए देखो ये चार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आई थिंक
इट्स द मतलब आपको ये अगर ध्यान में है तो यस आपसे क्वेश्चंस भी इसके बनेंगे, प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। अब देखो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपके वहाँ से आ जाती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो जब वो मैं स्टार्ट करूँगी तो हाँ यहीं से आपके ना जो आपके ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके एटॉमिक रेडियस, तो ये कैसे आपकी बढ़ती है घटती है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा। ओके वैसे अभी तक ये भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट है, ऑफ कोर्स इट विल गिव यू समथिंग। मुझे जब कुछ दे रहा है तो आपको भी देगा ही। ओके सो बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है।